बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और उन लोगों की तरह नहीं गुजरा होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, स्पेशली इस वीकेंड के दौरान जो बारिशें हुई हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। और ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे हम KPK का, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और मज़ीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आयशा, मैं आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि वीकेंड जो सारे पाकिस्तानियों का शायद अफसरदा गुजरा होगा। जिस तरह की खबरें हमने देखी हैं, जो सिचुएशन हमने ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में देखी है फ्लड के हवाले से, बड़ी ही अफसोसनाक है। और बहुत सारे जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक वो रिपोर्ट तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उससे भी बड़ा नंबर है जो मिसिंग लोगों का है। डेफिनेटली अभी मुकम्मल आदाद शुमार जो है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब इंसानों को डेटा के तौर पर देखा जाता है, स्टैट्स के तौर पर देखा जाए या उसको रिपोर्ट करना पड़े, तो हमेशा हम भी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी सी ज़रा आपको बता देते हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश हो रही है। कराची के बारे में भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। और आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पेशावर, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं। जबकि मोमिन की बात करें तो वहाँ पर बारिश के बाइस बरसाती नालों में तुग़यानी है। सवाबी, नौशहरा और गिरदो नवाह में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद का आपने जिक्र कर दिया, वहाँ पर यहाँ पर यानी इस्लामाबाद पिंडी में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त बारिश हो रही है, कहीं कहीं तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा, रावलपिंडी की बात करें, वहाँ पर भी बादल बरसे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जुड़वां शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। नूरपुर थल में बादल जमकर बरसे हैं। भक्कर और मुल्तान के गिरदोनवाह में वहाँ पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। पूरे मुल्क में, पंजाब में भी बारिश हुई है। यानी कि मरी में क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर किया गया है। इंतजामिया इस बारे में बता चुके हैं, जबकि अलर्ट भी जारी कर दिया। और मरी में 24 से 48 घंटे के दौरान अब ये कहा जा रहा है कि शदीद बारिशें हो सकती है। तो तमाम मरी के रहने वाले या फिर जो घूमने गए हुए हैं जितने भी टूरिस्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़राब मौसम है जिसकी वजह से मरी पटरियाटा चेयर लिफ्ट जो है और उसके साथ साथ केबल कार वो आज से बंद रहेगी। और मौसम बेहतर होने पर बहाली का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। कराची के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से हल्की बारिश और गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, मलीर एयरपोर्ट, शारा फैसल और गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस और सदर में भी हल्की बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो सूरत हाल पूरे मुल्क में तकरीबन हमें कमोबेश एक जैसी मिल रही है। कहीं ज्यादा केपी में हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खास तौर पर बुनेर हो गए, बाजोड़ हो गया, मानसहरा हो गया, स्वात हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है पूरे गाँव तबाह हो गए, पूरे के पूरे गाँव लोग ही नहीं मिल रहे हैं। 400 से जायद तकरीबन कहा जा रहा है कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कैजुअलिटीज जो हैं वो सामने आई हैं। खुशाब से आपको बता दें, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, बरसाती नाले वहाँ पर बिफर गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। खुशाब के बारे में अभी ये ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर जो बरसाती नाले हैं वो बिफर गए हैं बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। और बारिश जहाँ पर नहीं भी हुई है नम, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ पिघली है और वो इतनी ज़्यादा नीचे आई है पानी कि वो सैलाब की सूरत हाल उन्होंने इख्तियार कर लिया। और अब इसकी रीजंस जो है उसके ऊपर डेफिनेटली बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन है, क्या ज़्यादा बारिशों का होना है, क्या ग्लोबल वार्मिंग का होना है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सारी बात करें। लेकिन अभी खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही मच गई है, जबकि बरसाती नाले बिफर गए हैं और पानी इतना ज़्यादा है कि अब वो जो मेन शाहराएं हैं वहाँ पर अब जो लोग अपने आप को महफूज समझ रहे हैं या जो ऐसे शहरों में मौजूद हैं जिनको लग रहा है कि शायद वो महफूज हैं, अगर इकदाम नहीं किए जाते बर वक्त, हमारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो, अगर ये सारे मुतहर्रिक नहीं होते तो ये नेवर नो, खुदा न खास्ता ये जो सैलाब है इसका रुख हमारे घरों की तरफ भी हो सकता है। अगर इससे बचना है तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जहाँ तक आपसे हो जो मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के अंदर हुआ है। खैर, इस वक्त क्या सिचुएशन है, मजीद क्या हो सकता है और क्या प्रेडिक्शन है, क्या फोरकास्ट है? हमारे साथ NDM में एक्सपर्ट हैं, बेसिकली टेक्निकल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, उमैर अफजाल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं इस बारे में। उमैर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सिचुएशन हम KP की खास तौर पर देख रहे हैं, क्या ये पहले से प्रिडिक्ट किया गया था, पहले से बताया गया था, फोरकास्ट किया गया था कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सैलाबी सूरत हाल हो जाए और इतना नुकसान हो जाए?
जी शुक्रिया। केपी के अंदर जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, टेक्निकल टीम डेली क्वाड कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करता है डिफरेंट सूबाई इदारों और फेडरल इदारों के साथ, जिसमें जो टेक्निकल विंग एनडीएमए का है वो एक वेदर अपडेट बताता है कि पिछले 24 घंटों के अंदर कैसा वेदर सिस्टम था और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर किन किन इलाकों में बारिशें होंगी, कहाँ पे सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, कहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। तो ये सारे पीडीएमएज और फेडरल और प्रोविंशियल इदारों को ब्रीफ दी जाती है डेली फ्रॉम नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर। तो जो 13 अगस्त का दिन था उस ब्रीफ के अंदर भी हमने ये ज़रूर आइडेंटिफाई करके केपी की गवर्नमेंट को एक अलर्ट दिया हुआ था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान वाली साइड से भी एक वेदर सिस्टम एक्टिव है और इधर साउथ वेस्ट मानसून जो सिस्टम है इंडिया वाली साइड से वो भी एक्टिव है। तो सेंट्रल केपीके के मुख्तलिफ अजला में मॉडरेट से हैवी बारिश मुतवक्के है, लेकिन अब ये पिन पॉइंट करके एनडीएमए नहीं बता सकता था कि ये बुनेर का ही पहाड़ी सिलसिला होगा जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा। हमने उनको वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करके बताए हुए थे, बुनेर, शांगला, सवात, बाटाग्राम, ये वो इलाके। आपसे हम थोड़ा सा मजीद भी जानेंगे, लेकिन साथ साथ अब चूंकि अपने नाज़िर करना भी ज़रूरी है। इस वक्त सूरत हाल जो सामने आ रही है, स्वाबी से दूसरे दिन भी वहाँ पर तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। एक तरफ हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गलियों में, सड़कों पर पानी जो है वो बिल्कुल ही ऐसे बह रहा है कि जैसे कोई नदी का मंजर पेश कर रहा हो। लोगों की जानो माल जो है वो इस वक्त खतरे में है और बहुत सारे लोग इस तरह के सैलाब में जो है वो बह भी गए हैं। मनाज़िर हम देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करें। साथ साथ कोशिश करें कि तज्जिया भी लें और क्या इंतजाम किए गए थे। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है और ये इस वक्त की सिचुएशन सवाबी की, जहाँ पर गाड़ियां आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसे बह रही हैं जैसे लकड़ी के तिनके होते हैं बारीक से, और इसके साथ साथ लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। मैं उन लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ जो अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे और पानी निकाल के फिर छोड़ के आगे वो बढ़ गए होंगे। अब ये देखिए कि छोटी गाड़ियां नहीं है, ये जिंदगियां बचा सकती, बड़ी गाड़ियां हैं। ये देखेंगे ये जा किस तरह से रही हैं। Oh my God। मैंने ऐसी फुटेजेस भी देखी है, लोगों के कारोबार, वो बेचारे जो बचा कुचा सामान है उसको समेटने की कोशिश करेंगे, किसी तरह थोड़ा बहुत उसको बचा लिया जाए। उमैर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, अब ये बताइए कि आगे की प्रेडिक्शन जो है वो स्वाबी के बारे में भी स्वाबी के बारे में भी ज़ाहिर अभी हमने खबर भी दी है। स्वाबी के हवाले से मजीद क्या सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों में? आज से ये एक्टिव वेदर सिस्टम और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला इससे इफेक्ट होंगे, जिसमें सेंट्रल केपीके और साउथ केपीके के इलाके हैं, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और इसके अलावा शांगला, सवात, दीर, इन सारे इलाकों में भी मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। और इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पोटोहार रीजन, साउथ पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कड़, रहीम यार खान, बहावलपुर, इन इलाकों में भी बारिशें आगे मजीद होने वाली हैं और इनसे जो टॉरेंट्स हैं डिफरेंट अजला के वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, और ये बारिशें जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त सिचुएशन हमें यहाँ बार बार आपको रोके बतानी पड़ रही है लोगों को कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो आ रही है। अच्छा उमैर, मैं यहाँ के एरियाज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, उसके बाद हम कराची चलेंगे, वहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बुनेर के बारे में, बाजोड़ के बारे में, मानसहरा और स्वात के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा बारिश इनमें से कौन से शहरों में हुई है और मज़ीद क्या बारिशों का वहाँ पर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और किन लोगों को, किस शहर के लोगों को ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, स्पेशली केपी में? केपीके के जो ये इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बिलखसूस बुनेर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा बारिश बुनेर के इलाके में हुई थी, जो पीर बाबा बाजार था और उसके गिरदोनवा। आज सुबह भी जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी था और आज सुबह भी इतला हुई है कि वहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से दोबारा से एक दरमियाने दर्जे का सैलाब वहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी अब अगेन इन्हीं इलाकों में, जिसमें सवात है, शांगला है। ठीक है, रेस्क्यू के बारे में हम हमारे साथ मौजूद होंगे मेहमान एक्सपर्ट, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि इत्तलात आ रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो रेस्क्यू का अमला जो है ना उसने किस हद तक काम किया ये हम जानेंगे। लेकिन शहर कायद के बारे में, कराची के बारे में बता दीजिए उमैर कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी, कौन से इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और कितनी बारिश हो सकती है, कब तक हो सकती है?
جی آج سے سسٹم ساؤتھ سندھ کے اندر انٹر ہو گیا ہوا ہے، جس میں کافی اضلاع افیکٹ ہوں گے، جس میں میرپور خاص، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، حیدرآباد اور جام شورو اور کراچی میں بھی کل تک اچھی خاصی بارش متوقع ہے، اور اربن فلڈنگ کے وہاں پہ بھی چانسز ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف سندھ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ساؤتھ ایسٹ اور بلوچستان کے اضلاع جو ہیں، جس میں لس بیلا ہے، اوران ہے، خوزدار ڈسٹرکٹ ہے، ادھر بھی فلیش فلڈنگ کے چانسز ہیں اگلے 1 سے 2 دن میں۔ 1 سے 2 دن ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمیر، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ کن کن علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ عمیر افضال NDM ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سیلاب نے جس طرح سے پورے ملک میں تباہی مچائی ہے، سب سے زیادہ جو پچھلے 2 سے 3 دنوں میں جو تباہی ہوئی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں۔ قدرتی آفت میں جاں بحق افراد کی تعداد 379 ہو گئی ہے، اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ بنیر کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ 274 اموات سب سے زیادہ وہاں پر رپورٹ ہوئی ہیں۔ اگلے چند ہفتے مزید اس طرح کی صورتحال رہ سکتی ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل، اسپیشلی وہ لوگ جو رہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں یا وہ علاقے جہاں پر زیادہ بارشوں کا خدشہ ہے۔ اب ان ساری سچویشن کے اندر، ان ساری بارشوں اور تباہی کے اندر ریسکیو کی کیا صورتحال رہی؟ کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اور ریسکیو کا عملہ کتنا ایکٹیویٹڈ تھا اس سچویشن میں؟ ہمارے ساتھ ترجمان ریسکیو KPK موجود ہوں گے 1122 کے بلال احمد فیضی صاحب، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انم یہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ اس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہیں کہ آپ صحیح طرح سے تیاری بھی شاید نہ کر پائیں ہو، لیکن اس کے باوجود ڈیفینیٹلی جو ادارہ ہے جس کا کام ہے لوگوں کو بچانا، ریسکیو کرنا یا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، انہوں نے کتنا کام کیا اس کے بارے میں ہم کوشش کریں گے۔ جس طرح کی سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے نا، میرے خیال سے بہت زیادہ فنڈز بھی ہمیں اس حوالے سے رکھنے پڑیں گے، اور میرے خیال سے عالمی اداروں کو بھی متحرک ہونا ہوگا، پاکستان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کتنا بڑا جانی نقصان جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے، مالی نقصان ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ترجمان ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا بلال احمد فیضی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے شو میں۔ بلال صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا سچویشن ہے اوور آل، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں ریسکیو کے حوالے سے، کتنے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرا، خیبر پختونخوا پہ ایک قدرتی آفت جو ہے وہ آئی ہے، اسی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت نے مختلف اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ مانسہرہ کے علاقے سرن ویلی میں تھا۔ وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر اسی رات کو جو ہے وہ باجوڑ تھا، باجوڑ کے ساتھ ساتھ پیر لوور تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آفٹر نون میں یہ اس کا بنیر والا انسیڈنٹ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو تورغر ہو گیا، بٹاگرام ہو گیا، شانگلہ ہو گیا، اس کے ساتھ سوات ہو گیا۔ تو یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا جو ایریا تھا یا وہ ڈویژن تھی تو مالکن ڈویژن تھی، جہاں پہ سب سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ اس کے بعد جو اسپیسیفک بات کی جائے تو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا جو ہے وہ بنیر ہے، جہاں پہ اب تک 250 سے زیادہ اموات جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہوا ہے، 600 سے زائد جو ہے وہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈفرینٹ فینومیناز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا اس کے پیچھے کلاؤڈ برسٹ ریزن ہے، کیا اس کے پیچھے کلائمیٹ چینج ریزن ہے، یا پھر اس کے پیچھے ہماری نااہلی اور ہماری پریورٹیز اور ترجیحات میں ان سارے معاملات کا نہ ہونا، یا گلوبل وارمنگ اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اس ساری سچویشن پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 مہمان اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر۔ ہمارے ساتھ حسن عباس صاحب موجود ہیں جو کہ واٹر اینڈ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں، ان کو ویلکم کروں گی۔ حسن صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مانسہرہ سے MPA ہیں سیدہ سونیا حسن، اور PMLN سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی میں ویلکم کروں گی۔ اور یہ خاص طور پر ان کا پوائنٹ آف ویو لینا اس لیے بھی ضرور ہے کیونکہ مانسہرہ میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، پچھلے 2 دنوں سے وہاں پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور خود سے دیکھ کر آئی ہیں جو بھی سچویشن اس وقت وہاں پر ہے۔ آپ کا بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی ذرا انفارمیشن ہم لے لیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ سے مل جائے گی، کیا آپ دیکھ کر آ رہی ہے مانسہرہ میں، کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ مانسہرہ کی سچویشن اس وقت اتنی بری ہے، وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں، جانی نقصان تو جو سیلابی ریلے میں جنہوں نے بہنا تھا بہہ کے چلے گئے۔ اب سوچیں کہ جو فیملی کا ایک بندہ بچ گیا ہے، اس کے ممبرز نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا گھر چلا گیا، اس کے مال مویشی چلے گئے۔
हाउ दे कैन सर्वाइव। बिल्कुल ऐसे। क्रिटिकल कंडीशन और किसी क़यामत से कम नहीं है। तो वहाँ पर किस तरह इंतजामात क्या किए गए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? रेस्क्यू इदारे किस तरह से काम करें, एंड देन लोगों को रेस्क्यू करके कहाँ पर रखा जा रहा है? कोई जगह बनाई गई है, पनाहगाह बनाई गई है कोई ऐसी? एरिया ही सारा माउंटेन है, माउंटेनी एरिया है सारा। तो वहाँ से सबसे पहले हमारी जो पाक आर्मी है हमेशा की तरह हर मुश्किल घड़ी में अपनी आवाम के साथ होती है, वो अपनी जानों पे खेल के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है लाशें निकाली जा चुकी हैं, मज़ीद की तलाश जारी है। ये नहीं पता कि ये अमाउंट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े अरसे से हम कई सालों से पहले सुनते हुए आ रहे थे कि माहौलियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान पर आएंगे और आना शुरू भी हुए पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? जिस तरह आयशा ने शुरू में बात की, इनकॉम्पिटेंस है या क्या वजूहात हैं? माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान को इतना क्यों अफेक्ट करी? एनालाइज क्या किया आपने ये जो रीसेंट कंडीशंस हुई हैं उनसे, क्या वजह है? वन वर्ड, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, जहालत। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल जहालत है। देखें, इवन पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, इदारे, मुझे हर जगह पे जहालत नज़र आती है। यानी आप हर चीज़ को अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए यू आर लुकिंग फॉर ए स्केपगोट कि यार इस पे इल्ज़ाम लगा दो, हम ठीक हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है इसका इल्ज़ाम क्लाइमेट चेंज पे डाल, तो क्लाइमेट चेंज है नहीं, ठीक है, क्लाउड बस्ट पे डाल दो। क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। ये चीज़ जो है मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम में की, तो उसमें कोई एनवायरनमेंट की सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठी हुई थी, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जी क्लाइमेट चेंज को आप डिनाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं क्लाइमेट, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया उस प्रोग्राम में, लेकिन बात ये है कि मैं क्लाइमेट चेंज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द क्लाइमेट चेंज, ये नेचुरल है, दिस इज़ विद इन दी बाउंड्स जो कि यहाँ पे होती हैं चीज़ें, ये उसके बीच में है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो पिछले 50 साल में नहीं हुई। अच्छा, हुआ क्या है? ठीक है, हुआ क्या है? देखें, हुआ ये है कि एक पैसिफिक ओशन का फिनोमेना होता है जिसको अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनसो कहते हैं। उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। एक उसकी एनसो न्यूट्रल कंडीशन होती है, एक उसकी अल नीनो कंडीशन होती है, और एक उसकी लानीना कंडीशन होती है। थोड़ा समझाएं इसको, थोड़ा अच्छा, अब इसमें यह है कि ये बेसिकली पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स, जो समुद्र का टेम्परेचर है ना, इट हैज टू डू समथिंग विद दैट। ठीक है, जो उसका एवरेज टेम्परेचर जब होता है तो हम कहते हैं एनसो न्यूट्रल कंडीशंस हैं। एनसो न्यूट्रल कंडीशंस में जो एशियन मानसून है, जो कि हमारा मानसून है, वो एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, जब उसकी एक एक्सट्रीम है एल नीनो, जब एल नीनो कंडीशंस होती हैं तो एशियन मानसून वीक हो जाता है। ठीक है, और जब एशियन मानसून वीक हो जाता है तो यहाँ पे बारिशें कम होती हैं। ये कंडीशंस थी 23 और 24 में। ओके, कम बारिशें हुई थी तब जी, हाँ, कम बारिश हुई थी। ठीक है, उससे पहले आपकी एनसो न्यूट्रल कंडीशंस थी 2022 में। वी हैड वेरी हैवी रेन्स इन सिंध एंड केपी एंड बलूचिस्तान। फ्लैश फ्लडिंग वो उस तरफ से हुई थी बहुत ज्यादा। ये 2022 का है। ठीक है, बिल्कुल। अब इस वक्त वो दूसरे अल नीनो का जो दूसरा एक्सट्रीम है वो है लानीना। लानीना strengthens our monsoon. Right now we are going through that. Okay. अब इस साल वो लानीना के बीच में जो है ना आपका जो है वो एनसो कंडीशंस जा रही है। ये बताइए ना हसन साहब, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा सुनते हैं, पहले हम नहीं सुनते। फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, देखिए क्लाउड बर्स्ट इज काइंड ऑफ अ लोकल फिनोमेना। ओके, ठीक है, मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ अल नीनो, दिस इज ग्लोबल फिनोमेना। इट स्ट्रेंथन्स मॉनसून। ठीक है, जब वो बड़ा क्लाउड आता है तो डिपेंडिंग ऑन द लोकल ज्योग्राफी ऑफ द एरिया, पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ आर लोकेलिटी, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वहाँ का जो लोकल वेदर है, दैट कैन क्रिएट ए क्लाउड बस्ट। अब क्लाउड बस्ट, ये जानना चाह रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज ने क्या तब्दीली की है पिछले 1 साल के दौरान, जिसकी वजह से इतनी सारी बारिशें या इतनी ज्यादा बारिशें जो है ना पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, या इतने स्पेल्स आ चुके हैं मॉनसून के? क्लाइमेट चेंज से ज्यादा इट इज
ENSO which is responsible for this thing. अब जिस वक्त ये लानीना सेट हो रहा है ना, और ये लानीना की इस वक्त की जो प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं वो बता रहे हैं कि जी आपका ये जो लानीना है इट माइट लास्ट फॉर 2 years which is 25 and 26. तो मे बी अगले साल भी हमें इसी तरह का स्ट्रॉन्ग मानसून मिले, बट दैट इज ए प्रेडिक्शन जो इस वक्त के मॉडल्स। अच्छा, एक और रीजन भी कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, वो मैं चाहूंगी कि सोनिया आप इसके ऊपर कमेंट करें क्योंकि मानसहरा से केपी से आपका ताल्लुक है। केपी के बारे में जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं जो सारे क्लाइमेट चेंज को और फॉरेस्ट को देख रहे होते हैं कि दुनिया भर में क्या सिचुएशन है, वो ये कहते हैं कि केपी के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया डिफॉरेस्टेशन के लिहाज से क्या हो रहा है वहाँ पर? उसमें सबसे मेन बेसिक फैक्टर तो क्लाइमेट चेंज आ गया, दिस इज़ अ नेचुरल डिजास्टर क्योंकि एग्जिस्ट करता है। सेकंड जो बेसिक हमारा फैक्टर है, इसके जो रीज़न है वो है बेदरेक जंगलात की कटाई जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और वो आपको पता है 90% केपी के प्रोविजनल हुकूमत के अंडर आती है, जिसका अभी भी ठेका उमर अयूब साहब और गंडापुर के पास है। ठीक है, तो ये हमने तो सुना था दरख्त लगाए जा रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी। नहीं, वो बस सुनते ही है ना, ये जो नेचुरल ट्रीज है डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है, इसने तो ज़्यादा तबाही मचा दी है। अब देखें हम लगा नहीं रहे हैं, जो नेचुरल लगे हुए हैं उनको हम कटिंग कर रहे हैं, उनकी स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको इलीगल तरीके से हम सप्लाई कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, या आपने उनको अपना बिजनेस ऐसे ही एक ऐलान अभी मैं सुबह ऑफिस आने से पहले खबर पढ़ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी शजरकारी मुहिम का ऐलान किया गया है। ये बिल्कुल बिलियन ट्री सुनामी की तरह है क्योंकि 41 मिलियन का उन्होंने कहा है कि वो दरख्त लगाए जाएंगे। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब तबाहकारी होती है, तब ऐलानात, आपको लगता है ऐलानात की हद तक काफ़ी होता है? देखें, ऐलानात की हद तक बिल्कुल काफ़ी नहीं होता जब तक आप ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इन चीज़ों को, अपनी पॉलिसीज़ को, प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये बातों से तो काम नहीं हाल होते। क्या डॉक्टर साहब कुछ हुआ था, कुछ लगे थे दरख्त या नहीं लगे थे? ये मिलियन ट्री सुनामी एंड देन बिलियन ट्री सुनामी आपने जितना एनालाइज किया है? देखिए, काफ़ी हद तक लगे भी थे। काफ़ी सारे उनमें से इस वक्त जो है वो शो भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया था और जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया था, मेरे ख्याल में इट वाज एट ए वेरी सब ऑप्टिमल लेवल। मतलब है कि जितना फंड्स थे और जितने रिसोर्सेज उस पर इस्तेमाल किए गए, उनकी मैनेजमेंट अगेन, यानी कि आप ये देखें कि अगर आप एक रिवर का कॉरिडोर है जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो गई है, अगर आप उस कॉरिडोर को सिर्फ रिस्टोर करते हैं तो दरख्त खुद वापस आना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ ए पुल सिस्टम कि आपने एक जगह बनाई है, लेकिन आप उस जगह पे जाके दरख्त लगा रहे हैं जिस जगह पे आज तक कभी कुदरत ने कोई दरख्त नहीं लगाया। एग्जैक्टली। तो फिर आप उसको पुश कर रहे हैं, जब तक तो आप उस दरख्त को हर रोज जाके वहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ के पानी देते रहेंगे, उस वक्त तक तो वो जैसे ही आपका वो पीछे से सपोर्ट हटेगी वो खराब हो जाएगा। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल सोर्सेज। जब तक हम प्लांटेशन करेंगे, बड़े होंगे, तब तक जो ऑलरेडी हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतें हैं, वी हैव टू सेव देम, वी हैव टू कीप सेव देम। एक आम शहरी, एक आम बंदा किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, जो चैलेंजेस हमें दरपेश है, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है एक आम? लेकिन जी बहुत कम है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये बातें बहुत लोग करते हैं कि जी वो टूथपेस्ट करते हुए नलका बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ठीक है, आपके बीच में अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आपके एक्शंस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक पॉलिसी मेकर को एजुकेट कर लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, मे बी थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर देन मतलब है कि लोगों को फोर्स करना कि भाई तुम जो है ये करो तो तुम ये करो, तो तुम अपना प्लास्टिक का काउंट कैलकुलेट करो, तो अपना पर्सनल फुटप्रिंट का काउंट करो। दुनिया में मिसालें इस तरह की मिलती हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, ये कहीं और पर हो और उन्होंने काबू पा लिया हो? कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं हमारे पास? देखिए, काबू पाने वाले तो बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशंस को काबू पाया। मसलन हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये कि हमारे डेवलपमेंट मॉडल जो हैं वो क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, हमने हमारे इनकम्पैटिबल मॉडल्स हैं। हम आज भी कहते हैं क्लाइमेट चेंज कमेटी भी है, काउंसिल भी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर साहब वो कोई काम नहीं कर रहे। देखिए वो मैं आपको बताऊँ हमारे लोग काम क्या कर रहे हैं। सॉरी हमारे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। इधर से किसी ने शोशा छोड़ा, 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। रिमेंबर दैट, आज 2025 के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और वो शोशा इतना पावरफुल था और वो शोशा छोड़ने वाले इतने पावरफुल थे
कि वो नई हुकूमत बनी 2018 में, वो चले गए उधर प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये जाके पूरे कौम को बताओ कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। स्पेकुलेशन के ऊपर ठीक है, आप कह रहे हैं कि पानी इनफ है, ठीक है, पानी की किल्लत नहीं है? नहीं है, देख लें आप किधर पानी की, डूब के मर रहे हैं लोग, किधर से पानी की किल्लत हो गई है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगी कि लास्ट कमेंट कर दे, वक्त हमारे पास क्योंकि खत्म हो गया। आप लास्ट कमेंट करना चाहेंगी? 30 सेकंड है हमारे पास। किस हवाले से जो जिसकी पर हम बात कर रहे हैं? मैं इस पे अभी अब जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अपने तमाम प्रोविजनल असेंबली को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, अपने एनजीओस को, वॉलंटियर्स को, लोकल एनजीओस को और इंटरनेशनल एनजीओस को, सबको मैं अपील करना चाहूँगी कि देखें, इसमें एक इंसान के बस की बात नहीं है, और सबको मिलकर काम करना है, इदारों को काम करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन, और हम सबको अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज निभानी चाहिए। इस दुख की घड़ी में उससे पहले अपनी रिस्पांसिबिलिटीज का पता होना चाहिए और अपनी आवाम को इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हमें रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पे जाना चाहिए। लास्ट कमेंट सर। लास्ट कमेंट मेरा ये कि देखें, हमारी जो इस तरह के डिजास्टर है ना, इसकी डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज डिजास्टर मैनेजमेंट। हम उसके ऊपर तो हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन जो शुरू वाली फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, जिसमें मेरे हिसाब से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज एजुकेटेड कम्युनिटी, जिसको अपनी ज्योग्राफी का पता हो, वो अभी तक हमने क्रिएट नहीं की। वैसे मैं हमेशा इसके ऊपर बात करती हूँ कि हम हमेशा ही देर कर देते हैं। वो मुनीर नियाजी का शेर है ना, हमेशा देर कर देता हूँ। हम उस ख्याल को ही जीते जा रहे हैं, उससे आगे निकल ही नहीं रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। जब सर पे पड़ती है होश आती है ना, प्लानिंग पहले नहीं होती, प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग नहीं चलते। ग्राउंड लेवल पे आपकी भी हुकूमत है, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हुकूमत बेहतर प्लानिंग के साथ काम करेगी। प्लेन से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव देखिए, एज मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली मैंने कल ही केपी के असेंबली में जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है उसको मैंने रेज कर दिया। कॉल ऑफ अटेंशन नोटिस ठीक है सोनिया, आपका पॉइंट है। थैंक यू सो मच सोनिया। सोनिया हसन हमारे साथ मौजूद थी, हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश किया इस सारे इशू को थोड़ा सा कवर करें। आई होप इसके ऊपर काम जो है वो किया जाएगा कंसर्न हलकों तक। वैसे तो हल्के के एक हिस्से को हमने यहाँ पर बुलाया भी था। कोशिश करेंगे या उम्मीद करेंगे कि कंसर्न हलकों तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुंच जाए कि पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज आ चुका है तो माइंड चेंज करना भी बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौमी असम्बली में जो रिसेंटली एक बिल पेश हुआ है, शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो बिल पेश किया है, जिसमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की गई है कि जबरी उनको बेदखल ना किया जा सके। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, ये जो सज़ाएँ इसमें इस बिल में तजवीज़ की गई हैं, आपको लगता है ये काफ़ी हैं ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? कितना आपको लगता है मुआविन हो सकता है उनको इंसाफ देने के लिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम सख्त से सख्त सज़ा देते हैं तो कानून बहुत ज़ालिम हो जाता है। हमें डेटरेंस क्रिएट करनी है। डेटरेंस इन द सेंस कि एक शख्स को मालूम हो कि अगर वो घर की औरत को बेदखल करेगा तो उसे कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, कैद होती है, 1 माह की भी कैद, 3 माह की भी कैद, 1 दिन की कैद भी कैद होती है। और एक मर्द के लिए या घर की, मैंने रखा है, कोई शख्स अगर घर की सास या नंद, वो भी अगर औरत को बेदखल करती है घर की, वो भी सज़ा की मुर्तकिब है। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप ये दारुल अमान में जाएं या अगर आप पनाहगाहों के ऊपर जाएं तो आप अगर उनसे बात करें तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको छोटे छोटे मामलात के ऊपर, घरेलू झगड़े के ऊपर घर से निकाल दिया गया, एंड दे हैव नो प्लेस टू गो। दे आर सफरिंग इन द दारुल अमान, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो उनका घर तो नहीं है। और जिस तरह आपने ब्रेक से पहले बात की कि औरत को कहा जाता है जी ये बाप का घर तुम्हारा नहीं है, मियाँ का घर तुम्हारा है, दैट इज़ योर परमानेंट होम, और यहाँ से तुमने ज़िंदगी भर यही गुजारना है। लेकिन अगर औरत वहाँ पर ही गैर महफूज हो, उसको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वो इसी खौफ में ज़िंदगी गुजार दे कि कोई गलती उससे अगर हो गई दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, या अगर उसने अपने हक़ के लिए कोई बात कही जो पसंद ना आए और उसको घर से निकाल दिया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताऊं, कानून में कहीं भी इल्लीगल एविक्शन ऑफ विमेन इज नॉट अ क्राइम। मैं इसी तरफ आ रही थी, ये प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इस अमेंडमेंट के जरिए की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके ऊपर तो हमने बात कर ली कि क्यों किया जा रहा है। जी,
لیکن شرمیلا بہت ساری سٹیجز بھی ہیں. پہلے تو یہ کہ اس قانون کے اوپر ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوگی, اس قانون کا بننا, اینڈ دین اس قانون کا امپلیمنٹ ہونا, پھر اس کے سوشل امپیکٹ. تو بہت ہی لمبا راستہ ہے جو ہمیں چل کر جانا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ قوانین موجود ہونے کے باوجود ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ڈیفینیٹلی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بھی قانون 100% امپلیمنٹ ہوتا ہے, بالکل نہیں ہوتا. بہت سارے لوپ ہولز ہو جاتے ہیں, جو ملزم ہوتا ہے اور بہت سارے طریقہ کار ڈھونڈ لیتا ہے. پھر عدالتوں کے نظام اتنے مشکل ہیں اور اتنے ٹیڈیس ہیں کہ انصاف کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بکھر کے ختم ہو جاتا ہے, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قانون نہ بنائیں. اس وقت جیسے میں بات کر رہی تھی, illegal eviction of women from the homes is not a distinct crime. اس امینڈمنٹ کے ذریعے میں نے اسے کرمنلائز کرنے کی کوشش کی. اٹس اے کرائم. اس وقت اگر آپ تھانے پہ جائیں, اگر آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ, اور آپ تھانے میں جائیں FIR کٹوانے کے لیے, جو مجھے میرے گھر سے نکال دیں, وہ FIR نہیں کاٹیں گے. کون سی دفعہ کے تحت کاٹیں گے؟ کوئی قانون ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ قانون آ جاتا ہے اور ہم خواتین کو یہ آگاہی دیں کہ اب یہ شق آپ کے تحفظ کے لیے ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی خواتین جو ہیں دیکھتی ہیں, سمجھتی ہیں, اور ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہے, تو پھر ایک خاتون جا سکتی ہے عدالت, وہ عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتی ہے اس قانون کے ذریعے. بہت ضروری ہے, بڑا اچھا بھی ہو جائے گا, اور بڑی حد تک جو خواتین ہیں ہماری ان کو سیکیورٹی کا احساس بھی ہوگا اگر یہ قانون ڈیفینیٹلی بن جاتا ہے تو. لیکن شرمیلا صاحبہ, یہ جو سزائیں اس بل میں تجویز کی گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہیں خواتین کو تحفظ دینے کے لیے؟ کتنا آپ کو لگتا ہے معاون ہو سکتا ہے ان کو انصاف دینے کے لیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سخت سے سخت سزا دیتے ہیں تو قانون بہت ظالم ہو جاتا ہے. ہمیں ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے. ڈیٹرنس ان دا سینس کہ ایک شخص کو معلوم ہو کہ اگر وہ گھر کی عورت کو بے دخل کرے گا تو اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیے قید ہوتی ہے, 1 ماہ کی بھی قید, 3 ماہ کی بھی قید, 1 دن کی قید بھی قید ہوتی ہے. اور ایک مرد کے لیے یا گھر کی, میں نے رکھا ہے کوئی شخص اگر گھر کی ساس یا نند, وہ بھی اگر عورت کو بے دخل کرتی ہے گھر کی, وہ بھی سزا کی مرتکب ہے. ہمارے ملک کے اندر اگر آپ یہ دارالمان میں جائیں یا اگر آپ پناہ گاہوں کے اوپر جائیں تو آپ اگر ان سے بات کریں تو بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جن کو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر, گھریلو جھگڑے کے اوپر گھر سے نکال دیا گیا, اینڈ دے ہیو نو پلیس ٹو گو. دے آر سفرنگ ان دا دارالمان, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ان کا گھر تو نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ عورت کو کہا جاتا ہے جی یہ باپ کا گھر تمہارا نہیں ہے, میاں کا گھر تمہارا ہے, دیٹ از یور پرماننٹ ہوم, اور یہاں سے تم نے زندگی بھر یہی گزارنا ہے. لیکن اگر عورت وہاں پر ہی غیر محفوظ ہو, اس کو وہاں پر تحفظ نہ ملے اور وہ اسی خوف میں زندگی گزار دے کہ کوئی غلطی اس سے اگر ہو گئی دانستہ طور پہ, غیر دانستہ طور پہ, یا اگر اس نے اپنے حق کے لیے کوئی بات کہی جو پسند نہ آئے, اور اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں قانون میں کہیں بھی illegal eviction of women is not a crime. میں اسی طرح پاری تھی یہ پرپوزڈ لیجسلیشن اس امینڈمنٹ کے ذریعے جی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اس کے اوپر تو ہم نے بات کر لی کہ کیوں کیا جا رہا ہے. جی لیکن شرمیلا بہت ساری سٹیجز بھی ہیں. پہلے تو یہ کہ اس قانون کے اوپر ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوگی, اس قانون کا بننا, اینڈ دین اس قانون کا امپلیمنٹ ہونا, پھر اس کے سوشل امپیکٹ. تو بہت ہی لمبا راستہ ہے جو ہمیں چل کر جانا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ قوانین موجود ہونے کے باوجود ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ڈیفینیٹلی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بھی قانون 100% امپلیمنٹ ہوتا ہے, بالکل نہیں ہوتا. بہت سارے لوپ ہولز ہو جاتے ہیں, جو ملزم ہوتا ہے اور بہت سارے طریقہ کار ڈھونڈ لیتا ہے. پھر عدالتوں کے نظام اتنے مشکل ہیں اور اتنے ٹیڈیس ہیں کہ انصاف کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بکھر کے ختم ہو جاتا ہے, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قانون نہ بنائیں. اس وقت جیسے میں بات کر رہی تھی, illegal eviction of women from the homes is not a distinct crime. اس امینڈمنٹ کے ذریعے میں نے اسے کرمنلائز کرنے کی کوشش کی. اٹس اے کرائم. اس وقت اگر آپ تھانے پہ جائیں, اگر آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ, اور آپ تھانے میں جائیں FIR کٹوانے کے لیے, جو مجھے میرے گھر سے نکال دیں, وہ FIR نہیں کاٹیں گے. کون سی دفعہ کے تحت کاٹیں گے؟ کوئی قانون ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ قانون آ جاتا ہے اور ہم خواتین کو یہ آگاہی دیں کہ اب یہ شق آپ کے تحفظ کے لیے ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی خواتین جو ہیں دیکھتی ہیں, سمجھتی ہیں, اور ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہے, تو پھر ایک خاتون جا سکتی ہے
عدالت وہ عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتی ہے اس قانون کے ذریعے. بہت ضروری ہے, بڑا اچھا بھی ہو جائے گا, اور بڑی حد تک جو خواتین ہیں ہماری ان کو سیکیورٹی کا احساس بھی ہوگا اگر یہ قانون ڈیفینیٹلی بن جاتا ہے تو. لیکن بریک پر ہمیں جانا ہے, اور بریک پر جانے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا کے اندر 1960s میں سیکنڈ ویو آف فیمنزم آئی تھی جس میں خواتین کے سوشل حقائق جو ہیں, حقوق جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی تھی. لیکن پاکستان کے اندر بہت زیادہ کام جو ابھی کرنے کی ضرورت ہے. شرمیلا, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ آل دا ویری بیسٹ. انشاءاللہ اللہ کرے اسی طرح سے آپ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی رہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. ویلکم بیک. سیگمنٹ ہمارا منی میٹرز. پاکستان کی معیشت اس وقت کئی بڑے چیلنجز اور مواقع سے گزر رہی ہے. ایسے میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 3 بڑے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جو کہ نہ صرف معیشت کو نئی سمت دے سکتے ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اہم تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں. ان میں سے ایک جو منصوبہ ہے اس میں ایسے پنکھے متعارف کروانا جو کم توانائی استعمال کرتے ہوں. نوجوانوں میں ہنر کے فروغ کے لیے ترقیاتی فنڈز فراہم کرنے کی خاطر ایک نیا سرکاری بانڈ جاری کرنا بھی ان منصوبوں میں شامل ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے چھوٹے کسانوں کو قرض فراہم کرنا جن کی ضروریات کا اندازہ سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے لگایا جائے گا. اب یہ اقدامات جو ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے کتنے اہم ہو سکتے ہیں, وقت کی کتنی ضرورت ہے, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فرحان بخاری صاحب موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاؤ واز یور ویکنڈ؟ میرا ویکنڈ ریلیکسنگ تھا لیکن بارش جو ہے وہ بہت ہی انفارچونیٹ خبریں جو ہے نا وہ آئیں. چلیں ہم ٹاپک کے پر آ جاتے ہیں. جو 3 نئی پالیسیز, سب سے پہلے تو پنکھوں کی بات کر لیتے ہیں کہ کم توانائی سے چلنے والے پنکھے فراہم کیے جائیں گے. اس کے بارے میں بتائیں, کیسی لگی آپ کو یہ پالیسی؟ اعلان اچھا ہے؟ کم سے کم ابتدا اچھی ہے. کسی نے اس بارے میں کوئی سوچا تو صحیح, خاکہ تو پیش کیا ہے. اوکے. تخمینے پبلش فگرز کچھ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مجموعی طور پہ 14 کروڑ 70 لاکھ پنکھے ہیں لوگوں کے گھروں میں لگے ہیں تقریباً. اچھا, ان میں سے اب ارادہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگلے 5 سے 10 سال میں کوئی تقریباً 90 لاکھ یا 8 کروڑ 80 لاکھ 9 کروڑ کے قریب ایسے ہیں جو کہ زیادہ اکنامیکل انرجی یوز پہ جائیں گے تاکہ اس سے لوگوں کے بلز بھی کم ہوں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اوور آل جو ہمارا الیکٹرسٹی کا سسٹم ہے اس میں بھی کچھ بچت ہو تاکہ اس سے بجلی کا استعمال دوسرے شعبوں میں ہو سکے. اب یہ سوال یہ نا کہ ہر بندے کی افورڈیبلٹی میں ہوں گے بھی یہ پنکھے, یا ان کی قیمت کیا ہوگی مارکیٹ میں جب آئیں گے, تو تبھی آپ عام کر سکیں گے اگر عام بندے کی ایکسیس میں ہوں گے. اس کے لیے جو ایک کم آمدن والا طبقہ ہے ان کے لیے کچھ کریڈٹ کا بھی پلان ہے, آسان قرضوں کا. اور اس میں ایک جگہ میں نے یہ دیکھا ہے لکھا ہوا کہ وہ مجموعی طور پہ 10,500 روپے انہیں دے کر. میرا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ پنکھے امپورٹ کیے جائیں گے؟ اگر امپورٹ کیے جائیں گے تو ٹھیکہ کس کو ملے گا امپورٹ کرنے کا؟ نہیں, یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. میں نے جو ابھی تک انفارمیشن مختلف جگہوں سے کلیکٹ کی ہے اس میں اچھی ایک خبر یہ ہے کہ یہ پنکھے پاکستان میں بنیں گے. پاکستان میں پھر ٹھیکہ کس کو دیا جائے گا؟ اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کس طرح سے کیا جائے گا؟ بالکل, یہ بہت اہم سوال ہے. اور آگے چل کے ہم جو بات کریں گے زراعت کے بارے میں, اس کے لیے بھی اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا ایک ارادہ ہے. دوسرا جو اعلان ہوا ہے سرکاری بانڈز جو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے نوجوانوں کے, اس کے بارے میں بتائیے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, دین واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بہت مدت سے پاکستان میں کوئی ایسی قومی سطح پہ کوئی ایسی اچھی اسکیم نہیں آئی. بہت عرصہ پہلے میرے خیال میں 70 کی دہائی میں یہ مجھے یاد ہے, ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے NDVP, نیشنل ڈیولپمنٹ والنٹیئرز پروگرام. اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں پولی ٹیکنکس بھی تھے, کیونکہ دیکھیے ہر طالب علم ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے وہ گریڈز ان کی نہیں آتی, تو اس لیے ان کے لیے دوسرے آلٹرنیٹیوز اس کا کوئی نیم البدل ہونا چاہیے. سرکاری بانڈ کا کیا مطلب ہے, لائک امپلیمنٹ کس طرح سے ہوگا نوجوانوں کے لیے؟ اس کا امپلیمنٹیشن اس کی اس طرح ہوگی کہ یہ بانڈز میں سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے اور اس سے جو پیسہ گورنمنٹ جنریٹ کرے گی وہ پھر نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے. اس کی ایج بریکٹ کیا ہے, کتنی عمر سے کتنی عمر کی حد تک دیا جائے؟ یہ ابھی تک بتایا نہیں گیا. ویسے یہ کہ
मैं तो अपने आप को भी नौजवान समझता हूँ दिल जवान होना चाहिए, आप हैं नौजवान लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है मुख्तलिफ लोगों से जो मैंने बात की है वो 18 से 28 साल तक के लोगों की, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे नौजवानों को सेलेक्ट किस तरह से किया जाएगा? क्या उनको अप्लाई करना होगा इस वाले कर्जे के लिए या इस रकम के लिए? वो डिटेल्स अभी जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा कुछ अरसे में, जिसकी लॉन्चिंग गालिबन प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे, तो तब वो तफसीलात ऐलान हुआ है, अभी ऐलान हुआ है, लेकिन ये एक अच्छी इब्तिदा है। अच्छा, किसानों, छोटे किसानों के हवाले से भी अच्छी खबर इसमें शामिल है, जो तीसरा ऐलान है उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वो बड़ा अहम है इसलिए क्योंकि देखिए अरसा दराज से ये शिकायत तो बहुत आई हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरी कर्ज़ों की मिसयूज़, गलत इस्तेमाल उसका बहुत होता है, ख़ास तौर पे ट्रैक्टर्स के हवाले से कि जी वो लोग ले लेते हैं किसी किसान स्कीम पे, वो जाके फैक्ट्रियों में चलते हैं, इस तरह की बातें बहुत सी हमने सुनी। अब वो ये कहा जा रहा है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए सबसे पहले और अहम बात तो ये है कि जो हमारे 97% किसान हैं उनकी ज़मीन 12.5 एकड़ तक है या उससे कम है, ज़्यादा नहीं है, बड़े किसान 3% हैं, तो उनकी ज़मीन का वो जब फ़र्द लेके आएंगे तो फिर वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी ज़मीन को देखा जा सकेगा, वेरीफाई किया जा सकेगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे पानी का जोहड़ है और उसका भी उन्होंने बीच में कर दिया, ये सारी की सारी चीज़ें, और ये एक बड़ी अच्छी इब्तिदा है, ये अहम इब्तिदा है, लेकिन इसकी ज़रूरत फिर यही है कि हम ईमानदारी से इन सारे मंसूबों में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर देखना होगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ये सैटेलाइट वाला अब वैसे तो ऑप्शन बड़ा अच्छा है, लेकिन अब इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है वो देखना होगा। जी बिल्कुल, और देखिए फाइनेंस मिनिस्टर तो मुतवातर मईशत की इस्लाह की बात कर रहे हैं। आज भी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कराची में एक उनकी तकरीब अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी, बिल्कुल, और उन्होंने वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर को ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि वो आएँ और हुकूमत की जो कोशिशें हैं उनमें शामिल हों ताकि मुल्की तरक्की में इजाफा हो, और ज़रूरत इस बात की है कि ये मुस्तक़बिल बईद में ये कतई नज़र इसके कि कौन सी सियासी जमात और किस किस्म की हुकूमत हमारी है, इस पे हमें लग के काम करना चाहिए, तभी हमें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज होना बड़ा जरूरी है। हमारी मईशत के बारे में कहा जाता है सबसे बड़ा मसला ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो नहीं होती, आपस की लड़ाइयाँ जो है वो इस मामले में कम से कम खत्म होनी नहीं, आने वाली हुकूमत पिछले मंसूबे उधर ही खत्म कर दे। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस उम्मीद के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं कि ये जो ऐलान है ये सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद ना हो, बल्कि इनके ऊपर काम भी किया जाए, सो दैट पाकिस्तान के लिए अच्छा और पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी हो। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।